कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और आज भी कारवांसराय जो है वो चिट्टी हवेली के दरोबाम से आपसे मुखातिब। ख़वातीन और हज़रात, जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, जो तख्लीकी फ़नून होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन होती। मतलब ये जो तख्लीकी कायनात है, इसमें को आसमान से सहीफ़े नहीं उतरते, बल्कि जो है नस्ल इंसानी वहीं से तजर्बात कशीद किए जाते हैं और उन तजर्बात को आगे ले जाया जाता है। मसलन मुझसे कोई पूछे तो मेरे मुर्शद बेशुमार हैं। साउथ अमेरिका के जो नावलिस्ट हैं, रशियन है, टॉल्स्टॉय है, दोस्तोयेवस्की है, वहाँ से हमने कुछ दानिश कशीद की और ये कह लीजिए कि वो हमारे मुर्शद ठहरे। इसी तरह तस्वीर कशी में, पेंटिंग में लोगों को अल्लाह बख्श पसंद है, चुगताई पसंद है, रेमनाट पसंद है। तो उसी पैटर्न पे अमल करते हुए पाकिस्तान में जब कभी आप फ़ोटोग्राफ़ी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ़र हैं जो आज नामवर हैं। वो एक ही शख्स का नाम लेते हैं जिसका नाम है ज़फ़र अहमद। और बल्कि एक नदीम खाबर का मैंने इंटरव्यू किया तो उनसे मैंने पूछा कि आपके कौन उस्ताद हैं, तो उन्होंने भी ज़फ़र अहमद का नाम लिया। मैंने कहा किस तरह मुलाकात हुई? कहने लगे मुलाकात नहीं थी, मैंने उनका काम देखा और मैं गायबाना तौर पे उनका मुरीद हो गया। को 20 साल के बाद मुलाकात हुई। नेचुरली ज़फ़र साहब जो हैं वो पायनियर हैं फ़ोटोग्राफ़ी के मैदान में पाकिस्तान में, और हमारी दरख्वास्त पे आज तशरीफ़ लाएँ, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब ज़फ़र साहब, अब आपके साथ पूरा एक आपका इरा है फ़ोटोग्राफ़ी का जी, तो हमारी तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ तक लेकर जाएं। लेकिन बेसिकली व्हेन वर यू इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी? कब दिलचस्पी कब पैदा हुई कि ये भी एक आर्ट है, इसमें कुछ करना चाहिए? बात ये कि जब मैंने एफएससी कर ली तो माँ बाप का प्रोग्राम तो ये था कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ, वो हर माँ बाप का यही हाँ, है। हर माँ बाप का ये होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि डॉक्टर बनूं। तो मैंने इत्तेफाक से एक कैमरा मुझे मिल गया बड़े मुनासिब रेट्स पर। अच्छा, कितने का मिला? बड़े हैरान होंगे, 80 रुपये का। अच्छा, कौन सा था? वो जर्मनी का कैमरा था, फोर्ट लैंडर उसका नाम है। अच्छा, अब तो नहीं आता, लेकिन उस ज़माने में अच्छा, आता वो था। आपने ख़रीद लिया? वो मैंने ख़रीद लिया। और मेरे एक अजीज़ थे जो कि फ़िल्म स्टूडियोज़ में काम करते थे, हाँ, वो मुझे जो बची कुची फ़िल्म हुआ करती थी अच्छा, वो ला देते थे, जो को मैं कैसेट्स में लोड करके अच्छा, और वो कैमरे से शूट करता रहता था। कभी अच्छा। ज़फ़र साहब, ये बड़ा मुश्किल अमर होता है कि एक कच्ची फ़िल्म को कैसेट में परोना, क्योंकि वे बैक 1958 में जब मैं सोवियत यूनियन गया तो वहाँ मैं लंदन से गया था, वहाँ तो ये वही कॉन्सेप्ट था ना कि भाई आप कोडेक की को फिल्म लाते हैं, फीड करते हैं और फ़ोटोग्राफी शुरू कर देते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन में ये था कि आपको वो रील उसकी जो है वो अलहदा दी जाती थी और कच्ची फिल्म जो है जी वो अलहदा पैक करके दी जाती थी। जी जी उसको आपने घर जाके उसके ऊपर लपेटना होता। जी तो बिल्कुल आपने यही अमल किया? यही किया बिल्कुल। अच्छा। जो सोवियत यूनियन में हो रहा था ना, हाँ, वही मैंने किया कि मेरे अंकल थे, वो जो बचा कुचा फिल्म का पीस होता था वो ला देते थे, फिर मैं उसे कैसेट्स में लोड करके हाँ। और तस्वीरें उतार के फिर उसको प्रोसेस किया करता था। कौन सी तस्वीरें आपको याद हैं उस ज़माने में आपने खींची हैं? उस ज़माने में मैं 1963 की बात कर रहा हूँ। ये जो बंद है लाहौर का, हाँ, ये नहीं बना था अभी, छोटी सी सड़क होती थी महमूद बूटी और में। इसके पार जो था वो दरिया रावी बहता बिल्कुल। था। तो अक्सर मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा वो क्रॉस करना, बंद दरिया की तरफ जाना, और जो भी बैल नज़र आया, कोई गाय नज़र आई, कोई बकरी नज़र आई, हाँ, उसकी तस्वीर उतार ली। अच्छा, वो आगे प्रोसेस करनी, फिर उसको देखना कि उसका क्या रिज़ल्ट आता अच्छा। है। प्रोसेस भी आप खुद करते हैं? खुद ही करता था मैं प्रोसेस। क्योंकि वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जब आप महलूल में उसको धोते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके नक्शो निगार या खदो खाल वाज़े होने शुरू होते हैं, वो भी बहुत एक्साइटमेंट। बहुत एक्साइटमेंट है। इसी एक्साइटमेंट ने मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनाया। अच्छा। ये एक तरह का जादू होता है डार्क रूम के अंदर। तो फिल्म पहले प्रोसेस करके, एनलार्जर तो था नहीं मेरे पास, तो उसके कॉन्टैक्ट शीट यानी नेगेटिव साइज़ जो होता है उसको पेपर पर रख कर, उसको कॉन्टैक्ट शीट कहते हैं। जी, जी, मैं सेम करता था। साइज़ जो नेगेटिव का होता है वो आ जाती तस्वीर।
तो फिर ऐसे मैं करता रहा कुछ हफ्ते कुछ महीने। फिर मेरे एक दोस्त जो कि इस्लामिक कॉलेज में ही पढ़ते थे, वो आए, उसने कहा कि तुम एनलार्ज क्यों नहीं करते? हाँ, तो मैंने कहा एनलार्जमेंट का मेरे पास एनलार्जर नहीं है। तो उसने कहा कि अलहमरा में 8 आने घंटे पर डार्क रूम मिलता है जिसमें एनलार्जर भी होता है, ड्रायर भी होता है, सब कुछ होता है। ये उस ज़माने का अलहमरा है ना, जो बिल्कुल मुख्तसर सा था, ये वाला अलहमरा नहीं था, ये तो नैयर नहीं अली था, ज़ादा वाला। बिल्कुल नहीं था। नईम ताहिर साहब उसके सेक्रेटरी अच्छा, होते। इस किस्म की सहूलियात थी उस ज़माने में। जी हाँ, तो वहाँ पे आपने लार्जर, वहाँ पर एनलार्जर भी देखा मैंने, ड्रायर भी देखा, और भी जो चीज़ें थी। और फिर एक डार्क रूम अटेंडेंट था जिसने मुझे हेल्प किया हाँ। कि ये एनलार्जर है, ये है, वो है, इस तरह करना है। आपकी उम्र क्या थी उसे? उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। अच्छा, 1964 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो करते कराते मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि 1 साल के बाद मैं वहाँ क्लासेस लेनी शुरू कर दी फ़ोटोग्राफी की। अच्छा, यानी इश्तिहार दिया उसका, स्टूडेंट्स है को 20-25, और मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने पढ़ाना शुरू हाँ, किया। और जहाँ मैं जाता था बंद पर या लॉरेंस गार्डन, उनको फिर वहाँ मैं लेके जाता अच्छा, रहा। आपकी इंस्पिरेशन कौन से फोटोग्राफर थे? मेरी इंस्पिरेशन निसार ए मिर्ज़ा होते थे फोटोग्राफर। बिल्कुल, हमारे पीटीवी के, आपके साथ भी होते थे वो। मेरे भी बिल्कुल, दोस्त थे। जी हाँ। अब तो बड़ी खैर वो बागो बहार शख्सियत। बहुत अच्छी शख्सियत है। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, और मेरे ये कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाने वाले वही थे। अच्छा, उनके अलावा? उनके अलावा उस ज़माने में लोग तो बहुत थे, असद अली थे सेंट्रल हाँ, स्टूडियोज़ असद वाले, अली भी थे। लेकिन वो उस्तादों वाला दर्जा नहीं था नहीं, उनको। सिर्फ निसार मिर्ज़ा ऐसे थे जिन्होंने मुझे गाइड कर दिया, हेल्प भी किया, और बताया कि भाई ये अलिफ है, ये बे है, ये अच्छा, ज़ेड। एक जेलम के अवैसी साहब भी होते थे। अवैसी साहब जेएलएम के नहीं थे? हाँ, जेएलएम के हैं वो, अब भी हैं। हाँ जी, हाँ, मैं उनसे बात हुई। जी हाँ, वो भी कर रहे थे वो उसी भी ज़माने। करते हैं, अभी भी करते हैं वो, और बड़े अच्छे इंसान हैं वो। हाँ जी, हाँ। उनसे भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन फ़ोटोग्राफी की गाइडेंस में नहीं, वैसे ही दोस्ती रही है। अच्छा, लेकिन कब आप प्रोफेशनली कब आपने अडॉप्ट किया? 1964 में जॉब निकली है ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, अच्छा, जहाँ मैं अप्लाई किया, और वहाँ इत्तेफाक से उसी वक्त मुझे किस नौइयत की जॉब थी? फोटोग्राफर एज स्टाफ फोटोग्राफर। तो वहाँ पे कोई क्लासेस भी थी या? नहीं, हाँ, वहाँ सिर्फ ये होता था कि अगर कोई विजिटर्स आए हैं यूनेस्को के या और कोई, तो उनकी वो राउंड लेते थे यूनिवर्सिटी का, तो उनकी तस्वीरें उतार के फिर उनको एल्बम बना के प्रेजेंट किए जी जी। यही जॉब था मेरा, इतना हैवी काम नहीं था। और ये बहुत रेयर था उन ज़मानों में, बहुत रेट, क्योंकि फोटोग्राफर भी कम ही होते थे। बहुत कम थे, बहुत पूरी शादी में एक कहीं से आता था और बिल्कुल। शोर मच जाता था कि जी ये फोटोग्राफर बहुत आया। कम होते थे। सही मुझे बात। कई मरतबा लोग पूछते हैं कि जी उस ज़माने की जो हमारे हम असर थे, उनके साथ आपकी तस्वीरें ज़्यादा नहीं हैं। तो फैज़ साहब थे, फराज तो खैर अगले रोज़ की बात है, इसी तरह और बेशुमार ज़हीर काशिफ़। तो मैंने कहा उस ज़माने में कैमरे ही नहीं होते थे। बहुत कम, बहुत हाँ। कम होते थे। और अगर होते थे तो आपको एहसास नहीं होता था कि ये लोग तारीख़ हैं, जी जी इनके साथ तस्वीर बनवानी चाहिए। जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं कोई 8-9 साल काम किया, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से, इसलिए कि वहाँ से यूनेस्को के प्रोफेसर आते थे, वो भी कुछ गाइड करते थे, कुछ मेरी अपने समझ होती थी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जो है माल रोड पे लाहौर में, उसका मैं मेंबर बन गया। वहाँ पुरानी फोटोग्राफी की किताबें होती थी, वो कोई जाके याद है कि कौन से फोटोग्राफर थे? बाहर के फोटोग्राफर थे? वो यूनेस्को प्रोफेसर आया करते थे। अच्छा। नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ मैं बात कर रहा हूँ 65-66। जी। तो यूनेस्को के आया करते थे, वो मुझे असाइनमेंट्स देते थे, फिर उसके मुताबिक थोड़ा बहुत गाइड भी करते थे, और मैं तस्वीरें उतार। अच्छा ज़फ़र साहब, कोई एक ख़ास सब्जेक्ट जो आपको फैसिनेट किया हो फोटोग्राफी के हवाले से? मुझे शुरू में तो पिक्टोरियल फ़ोटोग्राफी ने फैसिनेट किया। हाँ, यानी गाय भैंसों की, या शाही मॉस्क हुआ, शाही किला हुआ, जहांगीर का मकबरा हुआ, इनकी तस्वीरें उतारने में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे। हाँ। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो हर किस्म का काम वहाँ पर आता था। ज़फ़र अहमद साहब को फ़ोटोग्राफी करते हुए कितने बरस हो गए? ज़फ़र साहब को फ़ोटोग्राफी करते हुए 55 साल हो गए। जानवर जो है वो कुदरत में सबसे खूबसूरत मैं समझता हूँ, एट टाइम्स इंसान से भी ज़्यादा खूबसूरत शय है।
तो उनको क्यों आप प्रेफरेंस देते थे? इसलिए कि वो इतराज़ नहीं करते थे। अच्छा। अगर किसी आप आदमी या औरत की तस्वीर उतार रहे तो हो सकता है वो इतराज़ करे कि भाई मेरी तस्वीर क्यों उतारो। अच्छा। एक दफ़ा अपनी गाड़ी में मैं पिंडी से वापस आ रहा था लाहौर, तो लाहौर के करीब एक बंदा जो है वो गधे काफ़ी लेके जा रहा था, तो मैंने गाड़ी रोकी और कैमरा निकाल के तस्वीर उतारी। तो मुझे अभी तक उसके अल्फाज याद हैं, परवजह की है, परवजह की है, लेकिन मैं तस्वीरें 3-4 जो उतारनी थी उतार ली। लेकिन खोतियाँ की तस्वीर उतार रहे हैं, मेरियाँ नहीं उतार रहे। नहीं, वो ये उसका मतलब यही था कि हमारी गधों समेत क्यों तस्वीर पर वजह की है। ठीक। तो उसका मैं वजह क्या बताता कि भाई मैं फोटोग्राफर हूँ या शौके उतार रहा हूँ। तो ये एक चीज़ जो है बहुत पुरानी बात है। आपने फिर बाद में अपना एक स्टूडियो कायम किया मेरे ख्याल गुलबर्ग में। जी, गुलबर्ग लास्ट टाइम मेरा ख्याल आई मेट यू देयर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे आप किस किस्म की तस्वीरें? वहाँ मुझे बहुत अच्छे चांसेस मिले, जितने भी मेरा EMI से कुछ वास्ता पड़ गया था, और EMI जो मुझे कहता था, जिसमें फरीदा खानम, मेहदी हसन और जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सब की तस्वीरें मैंने उतारी वहाँ पर। अच्छा, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए? स्टूडियो में आते थे ये लोग। नूरजहां की भी उतारी हैं, लेकिन उसके घर पर वो मेरे तो स्टूडियो। कुछ उनकी याददाश्त बताएं कि नूरजहां, मेहदी हसन, बाकी लोग कैसे थे लोग? मेहदी हसन साहब के पहले मैं बता दूं कि जब वो बैठे हुए थे, मैं कैमरा फिट कर रहा था, फोकस वगैरह कर रहा था, तो वो गुनगुनाते जा रहे थे। अच्छा। तो उनका असिस्टेंट मेरे पास खड़ा था। तो मैंने कहा ये गुनगुना रहे हैं, कहते ये तो लेटरिन में जाके भी गुनगुनाते रहते हैं, इतना इनका इश्क है गाने मतलब म्यूज़िक से। तो आपने गुनगुनाती हुई एक पोर्ट्रेट बनाई मेहदी हसन? हाँ, उसमें गुनगुना वो स्टिल फोटोग्राफ थी, उसमें मूवी तो थी नहीं। फिर नूरजहां की जब तस्वीरें उतारी मैंने, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखाएं, घर पर आ जाए मेरे। ये लिबर्टी में उनकी कोठी थी, वहाँ रहती थी। तो मैं गया तो वो ज़मीन पर कालीन बिछा के और तकिया लेके लेटी हुई थी, तो मुझे वहीं बुला लिया, मैं भी साथ ही ज़मीन पर बैठ गया। तस्वीरें दिखाई उनको, बहुत खुश हुई वो। फिर उनकी बेटी की शादी, क्योंकि नूरजहां बड़ी सेंसिटिव थी तस्वीर में। मुझे अब तक याद है कि वो एक प्रोग्राम शुरू किया अपने PTV ने, तो सेट पे आके उन्होंने तमाम लाइटें देखी और उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन, ये लाइटिंग गलत हुई है, कहाँ है कैमरामैन, कहाँ है लाइट वाला, कहाँ है? तो उसको कहा कि देखो मैंने इतने बुंदे खूबसूरत पहन रखे हैं, तो इनके लिए लाइट ही नहीं है। तो शी वॉज़ वेरी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस था मैडम का, तो वो आसानी से अपनी तस्वीर से सेटिस्फाई नहीं होती। जी तो तस्वीर बना के आपने उनको दी और उन्होंने अपने बहुत खुश हुई मेरी तस्वीरों से। फिर उनकी बेटी की शादी हुई, तो उस पर भी उन्होंने मुझे कहा कि तुमने तस्वीरें उतारनी है, कवर करना है। वो तस्वीरें उतार के, मैडम के साथ आपकी अपनी तस्वीरें नहीं है कोई? नहीं, मेरी नहीं है। मैं अपनी कभी भी, या आपसे पहली दफ़ा ही मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा प्रोजेक्ट करना नहीं चाहता। हाँ, वो कैमरा के पीछे ही रहता है, कैमरे के पीछे, मैन बिहाइंड द कैमरा। आई लव दैट प्लेसमेंट ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, और कौन से लोगों की तस्वीरें आपने? जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं EMI में जो आते थे, जिनकी उस ज़माने में कैसेट्स बनती थी। जी हाँ। मेहदी हसन हैं और भी जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, सबकी तस्वीरें। फरीदा खानम हैं, नूरजहां की तो खैर मैंने बताई दी आपको। जितने भी बड़े बड़े थे 8-10, इन सब की तस्वीरें। राइटर्स की भी तो आप बनाते रहे, पोएट्स की भी? जी, मैं फिर 2-3 मैगजीन के साथ भी काम करता था, जिसमें धनक के साथ बहुत काम किया मैंने। जी, सरवर सुखेरा साहब का मैगजीन था, आपके से भी वहीं पर मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो भी धनक के हवाले से भी काफ़ी एक्ट्रेसों की तस्वीरें उतारी मैंने। तो काफ़ी शुगल मेला लगा रहा उस ज़माने में। तो लैंडस्केप पे भी आपने तवज्जो दी? तो उसके बाद ये है कि EMI वगैरह भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो पैसे तो कमाने थे, बच्चों की तालीम करनी थी, तो मैंने लैंडस्केप फोटोग्राफी शुरू कर दी। स्वाद गया, कागान गया। अब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं ना गया हूँ, हर जगह मैं गया हूँ और तस्वीरें उतारी हैं। और उनके कैलेंडर आप बनवाते थे? उसके बाद जब ये काम कम हो गया EMI का, तो किसी ने कहा कि अगर आपने पैसे बनाने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो आप कैलेंडर्स बनाएं। फिर मैं कैलेंडर बनाने शुरू किए और प्रिंट बाहर से कराता था। अच्छा। तो रिज़ल्ट कभी अच्छे होते थे, कभी नहीं अच्छे होते थे। फिर किसी ने कहा जी अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आप अपनी मशीन लगाएं। अच्छा। तो फिर मैं अपनी मशीन लगाई
और अब तक लगाई रखी है, काफ़ी मशीनें मैंने रखी। और मेरे क्लाइंट्स जो हैं पैकेजेस से लेके फ्यूजी, एक्वा, बहुत बड़े बड़े, सोहराब साइकिल, जी। बड़े बड़े क्लाइंट हैं। अच्छा, आपने एग्जीबिशंस नहीं की अपनी फोटोग्राफ? एग्जीबिशन के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, और ये रिज़ल्ट मेरा ये है कि एग्जीबिशन वो शख्स करता है जो नया नया फोटोग्राफी करे। अच्छा, ओके। जब आप पैसे कमाने लग जाएं और कामयाब हो जाएं फील्ड में, फिर एग्जीबिशन की चाहत नहीं रहती। अच्छा। फिर आप यही करते हैं कि भाई पैसे, बच्चों की फ़ीस देनी है, पैसे होने चाहिए, या ट्रैवल करना है, ट्रैवल का मुझे बहुत शौक़ है जी। तो पैसे होने चाहिए। तो एग्जीबिशंस में शुरू में था मुझे शौक़, लेकिन बाद में नहीं रहा। ये उसी तरह ही है जिस तरह हमारी पहली किताबें छपी तो हमें उनकी तकरीबात करवाने का बहुत शौक़ था। जी बिल्कुल। अब छपती ही रहती हैं, कभी ख्याल भी नहीं आया। जी बिल्कुल, यही आपने बिल्कुल सही समझा। अच्छा। यही बात है। अच्छा, ये जो आप अपने सामने कैमरा लेके आए हैं पेंटेक्स का, तो लोग यही कहते हैं ना कि भाई डिजिटल में पुराने कैमरे में क्या फ़र्क है, तो क्या फ़र्क होता है? हाँ, ये मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ। ये है वैसे डिजिटल, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो ट्रेडिशनल कैमरे वाली है। अच्छा। तो मुझे लोग ये अक्सर पूछते हैं कि ये डिजिटल में और इसमें क्या फ़र्क है। तो मेरा एक ही तरह का जवाब होता है कि डिजिटल में आपको बहुत आसानी है कि ना कलर बैलेंस करना पड़ता है, ना फोकस करना पड़ता है। आप किसी शादी में जाएं तो 20 फोटोग्राफर डिजिटल कैमरे से दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें उतार रहे होते हैं। हमें कोई पूछता नहीं, उनको नहीं पता कि इसमें क्या है, क्या खूबी है इस कैमरे में। लेकिन मेरा यही जवाब होता है कि डिजिटल कैमरा हर काम कर लेता है, आपको फोकस भी नहीं करना पड़ता आपको। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि उससे क्वालिटी को में कोई फ़र्क आता है? वही मैं उसी तरफ में आ रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है, बड़ा जो फ़र्क है वो ये कि डिजिटल कैमरा आपके लिए कंपोजिशन नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। कंपोजिशन जो है ना वो ही कर सकता है जो कि फ़ोटोग्राफ़र है और जिससे पता है कि कंपोजिशन होती क्या है। अच्छा, मैंने पिछले प्रोग्राम में एक हवाला दिया था, मियाँ मजीद मेरे बहुत अजीज जी दोस्त जी थे, बिल्कुल, बहुत कमाल के फोटोग्राफर, बहुत अच्छे फोटोग्राफर। शादी उन्होंने नहीं की तो मैंने एक दफ़ा पूछा, मैं कहा मियाँ साहब आजकल फ़ोटोग्राफी नहीं हो रही, कहने लगे खाक करनी है। वो मेरा भतीजा 6ठी या 8वीं में पढ़ता है, वो एक लेके गया कैमरा, उसने तस्वीरें उतारी, वो उतनी ही अच्छी थी जितनी मैं उतारा करता था, मुसीबत करके वो सारे मीटर देख के और लाइट देख के और वगैरह वगैरह, लाइट का कलर देख सिर्फ ये है कि एंगल्स का या कंपोजिशन का फ़र्क। कंपोजिशन का फ़र्क तो फाइनली तो फिर कंपोजिशन मैटर करती है। मैटर ही वो करती है, लेकिन बटन तो कोई भी दबा सकता है। बटन तो कोई भी दबा सकता है। शादियों में किसी भी शादी में जाए 10-15 डिजिटल कैमरे वाले होते हैं, लेकिन उनका तरीका एक ही होता है। जो ट्रेडिशनल कैमरा से कंपोज जैसे करना है, अपने फेस कहाँ रखना है, ये चीज़ वो नहीं कर सकते। अच्छा, शाहिद ज़ैदी साहब हमारे दोस्त थे और मेरे साथ एक गए, वकार साहब भी साथ थे, एक ट्रैक पे गए और वहाँ पे बाकायदा 2 पोर्टल उन्होंने हायर किए, जो उनका पुराना कैमरा जो म्योस बेदल नहीं लगा होता यूं करके, वो लगा के तस्वीरें खींचते रहे। तो वो कहते थे कि मुझे मज़ा ही नहीं आता दूसरे कैमरे में। तो क्या ये दुरुस्त है कि पुराने कैमरे से जो लुत्फ़ आता है वो डिजिटल में नहीं आता? नहीं, ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा कि है। पुराने कैमरों में ये है कि हैवी होते थे वो, और उनके डेप्थ ऑफ फील्ड जिसे कहते हैं वो भी कम होती थी, काफ़ी उसमें बातें भी थी। हाँ जी। लेकिन बेसिक कैमरा वही होता था। तो उसके सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ज़माने में मैंने एक किताब ख़रीदी जिसका नाम था बिग फॉर्मेट फ़ोटोग्राफी। तो उसका मैं पढ़ता रहा सारा कुछ। वो 8x10 कैमरे के बारे में था। ये वही था कैमरा जो शायद जदी साहब भी शायद उस तरह का करते रहे यूज़, मैं भी करता रहा हूँ। तो उसमें ये था कि ये वो तो उसके बाकायदा स्टैंड था लकड़ी का और सारा। स्टैंड के बगैर तो कैमरा यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ये कैमरा भी है, स्टैंड के बगैर भी हो सकता है, लेकिन ट्राइपॉड के बगैर मैं नहीं करता। और ट्राइपॉड भी बड़ा हैवी किस्म का होना चाहिए ताकि कोई शेक या कोई ब्लर ना आए। तो उस किताब में मैं बता रहा था कि उसमें लिखा था कि आप ये बड़ा कैमरा ठीक है, इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे होते हैं, इसकी फोकसिंग ज़रा मुश्किल होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड भी कम होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये कि आपके अगर मैं फोकस करूँगा
तो बैकग्राउंड भी आउट ऑफ फोकस होगी, आगे से भी आउट। बिल्कुल। जब 35 या डिजिटल कैमरे से करेंगे तो सारा कुछ फोकस में आ जाएगा। उसमें लिखा हुआ था कि ये सब कबातें इसमें बहुत हैं, लेकिन एक इसमें खूबी भी है, वो ये है कि इट टीचेस यू हाउ टू बिहेव योर सेल्फ। 8x10 की अगर शीट आप एक एक्सपोज कर रहे हैं और कैमरे में आपने ट्राइपॉड में फिट कर दी है, तो जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे, एक्सपोजर उसका, लाइट बैलेंस, हर चीज़, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे। 35 में तो 36 तस्वीरें होती हैं, आप क्लिक 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 करें, 36 में तो 2-3 तो अच्छी निकल आएंगी। लेकिन बड़े कैमरे में ये होता है कि इट टेल्स यू हाउ टू बिहेव योर सेल्फ, यानी कि आपने बिल्कुल फालतू तस्वीर नहीं, जब सोच समझ के, जब हर चीज़ नहीं, अब तो वो 36 की लिमिट भी ख़त्म हो गई। अब तो इसमें हज़ारों तस्वीरें आ जाती हैं। ये अच्छा ज़फ़र साहब, बहुत सारे अब लोग ये यकीन रखते हैं, जो फोटोग्राफ़र हैं इंटरनेशनल रिप्यूट के भी, वो कहते हैं कि असल फ़ोटोग्राफ़ी ब्लैक एंड वाइट, कलर जो है वो उसकी जो एस्थेटिक्स है, उसका ज़ौक़ जमाल जो है उसको मजरूह करता है। तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को फिर से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी। असल में देखा जाए तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत जान है, और आपको एक ही कलर से सारे टोन्स बनानी होती हैं। इसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। मुग़ल आज़म एक फ़िल्म बनी थी इंडिया की, बहुत बहुत बड़ी फिल्म, जी जी, दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज। तो वो पहली दफ़ा मैं देखी तो ब्लैक एंड वाइट में थी। इंडिया जाके मैं बॉम्बे गया, वहाँ देखी तो ब्लैक एंड वाइट में थी। सेकंड टाइम जब मैं गया काफ़ी साल के बाद, तो वो कलर में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो यकीन करें कि मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया कलर फिल्म देखने का जो ब्लैक एंड वाइट में था। तो ब्लैक एंड वाइट का अपना चार्म, अपना जादू होता है जो कलर में नहीं है। तो ये उसका गाना जो प्यार किया तो डरना क्या, वो एक गाना सिर्फ कलर था, पहले बाकी सारी फिल्म जो होती है वो ब्लैक एंड वाइट में थी। और ब्लैक एंड वाइट में जो उसका चार्म था, जो उसकी नज़ाकत थी फिल्म की, वो कलर में नहीं आ सकी। अच्छा, मेरे पास किताबें आती रहती हैं इस किस्म की। आपने कभी सोचा है कि आपके जितनी भी शाकार तस्वीरें हैं उनको किताबी शक्ल दी जाए? जी, मैंने बहुत सोचा है और मैं ये काम करने वाला हूँ। अब मैं ये कर गुजरे हैं ना। मसलन माइकल पैलन किया है हिमालयाज़, बीबीसी में काम करते हैं, अब यहाँ पे दिखाई नहीं जा सकती कि उन्होंने हिमालयाज़ को कवर किया है। तो टोटल यानी जहाँ जहाँ भी, जिन जिन मुल्कों में भी, चाइना में भी, अपना इंडिया, पाकिस्तान, उसको कवर किया है। इसी तरह हमारे एक जानने वाले हैं फ़ोटोग्राफ़र, आप शायद उनके नाम से आगाह हों, आरिफ महमूद साहब, कराची के हैं, और इन्होंने मसलन सिल्वर लाइनिंग्स, और ये सिर्फ दरगाहों के हवाले से फ़ोटोग्राफ़ी इन्होंने की है। इसमें सिर्फ दरगाहें हैं, क्योंकि ख़ुद भी एक मिस्टिक ट्रेट है उनमें, तो उनका लगाव था। तो मसलन रती बाबा है, मैं खाक, मेरा मन खाक, मेरा तन खाक वगैरह, और साथ तस्वीर है उस शख्स की। तो बल्कि इनकी एक मेरी बड़ी फेवरेट किताब है, उन्होंने एक पारसी बूढ़ा है उसकी ज़िंदगी को बयान किया है, यानी सुबह सवेरे उठ के वो क्या करता है और रात तक वो पूरी उसके पेस्टन जी या क्या नाम है, मुझे अब नाम भूल रहा है। तो आपके जहन में नहीं आता कि कोई एक सब्जेक्ट लेके स्पेशलाइज उसमें करके कोई एक किताब? या अभी तो मेरा जो इरादा है वो ये कि अभी 1964 जो जब मैं फ़ोटोग्राफ स्टार्ट की अब तक, आज तक जी जी, जितना मैंने काम किया, वो एक किताब बनाई जाए, ठीक, जिसमें कि शुरू से लोग देखेंगे मेरे में क्या चेंजेस आई हैं इस दौरान में। 50-55 साल हो गए मुझे, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद एक किताब छापने के बाद फिर मैं और सोचूंगा। पाकिस्तान में ये है कि अगर किताब आप छापना चाहते हैं तो आपके पास फालतू पैसा होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए ख़रीदने वाले बहुत कम होते हैं लोग, बहुत एक्सपेंसिव, ख़रीदने वाले बहुत कम होते हैं। अगर आपने सिग्नेचर करके गिफ्ट देना है लोगों को, मुस्तंसर आपको देना है, या नईम ताहिर को देना है, या असलम अज़हर को देना है, तो वो तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो हम भी अफोर्ड कर सकते हैं आपकी किताब होती है। जी बिल्कुल। तो अदरवाइज़ पाकिस्तान में किताब ख़रीदने का रुझान बहुत कम हो गया है, और अब टीवी वगैरह आने से तो और मज़ीद कम हो गया है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मेरे पास जब फालतू पैसे होंगे मैं किताब ज़रूर बनाऊँगा, जितना भी खर्चा उसका हो, और उसके बाद एक किताब अपने पूरे काम की, और फिर दूसरा काम जैसे फेसेस ले ली पाकिस्तान के, बिल्कुल, या कैलाश वैली के फेसेस ले लिए, या और नॉर्दर्न एरियाज़ के ले लिए, सदर्न एरिया के ले लिए।
फोटोग्राफी करते हुए कभी आपको कोई प्रॉब्लम भी हुई हो, मतलब लोग पीछे पड़ गए कि ये क्या कर रहे हैं आप? उसका मैं प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं हुई। हाँ स्वात में मैं एक जगह, एक गांव है मरगज़ार उसका नाम है, जी। वहाँ की मैं एक गांव के बड़े पुराने पुराने घर थे, तो कैमरा इस तरह ट्राइपॉड पर फिट करके मैं उतारने लगा तस्वीर उतार ली मैंने, तो एक सांप पीछे से आए, बंदूक वाला क्लैशनकोफ उनके पास ही। कहता क्या कर रहे हो? मैं कहा ये तस्वीर उतार रहा हूँ इस गांव की। कहते इस गांव की तस्वीर नहीं उतार सकते आप। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहते इसमें आपको पता है औरतें हैं। तो मैं कहा इसमें तो इस वक्त तो कोई औरत नजर आई। कहता घर में तो है ना औरतें। तो मतलब वो काफ़ी नाराज़ हुआ, लेकिन मैं तस्वीर चूँकि उतार चुका था, मैंने कहा अच्छा जी मैं नहीं उतारता, मैं कैमरा फोल्ड करके उठा के चला गया वहाँ। ये कब की बात? ये कोई 10-15 साल की बात है। हाँ नहीं, अब सूरत हाल बदल चुकी है। हो सकता है अब जी हाँ। चेंज हो गई है। अच्छा, अब जो आ रहे हैं सामने फोटोग्राफर, एक तो मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि क्या आप उनके काम से मुतमईन हैं, और दूसरी बात ये है कि कौन से आपके जहन में आते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं? देखें जी, एक तो मैं अभी तो थोड़ी देर पहले कामरान का नाम लिया था, और आतिफ सईद हैं, वो बहुत अच्छा काम करते बड़ा हैं, अच्छा कर रहे हैं। देखने वाला काम होता है। तो लेकिन ये अब है डिजिटल का ज़माना, डिजिटल में बहुत आसानी हो गई हैं, आपको कलर बैलेंस नहीं करना पड़ता। फिल्म जब हम ख़रीदते थे ₹2.5 की फ़िल्म आती थी कलर, तो बड़ा शक होता था कि पता नहीं ये कहाँ रखी हुई है, इसका टेम्परेचर भी सही है, और प्रोसेस होने के बाद पता लगता था कि उसमें नीलाहट आ गई है या पिंकिश हो गई है वो। अब ये चीज़ नहीं अच्छा है। ज़फ़र साहब, मुझे एक ओकेजन याद है जब एक साहब दाखिल हुए कैमरे के साथ और बाकायदा अनाउंस किया गया, वहाँ पे जितने भी लोग थे 100 सवा 100 कोई दावत थी, उन्होंने कहा कि आपने एहतियात करनी है कि ये जो कैमरा है इसमें कलर फिल्म है, यानी कलर फिल्म एक अजूबा थी बिल्कुल और वो ज़ाया नहीं होनी थी। और मुझे ये भी याद है कि एक वो भी ज़माना था कि उसकी यहाँ पे डेवलपिंग नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी, हाँ। बाद में शुरू हो गई थी। तो मतलब कोडेक वाले की दुकान थी फिरोजन के उसी बिल्कुल में, बिल्कुल वहाँ देते थे, वो महीने 1.5 महीने के बाद आती जी, थी, बिल्कुल ठीक या है। उसके बाद जापान में फूजी वगैरह के होते थे, फ्यूजी की आ गई थी, बिल्कुल। और उसके बाद प्रिंटिंग का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। तो बड़ी यू सी फोर सी कि भाई फ़ोटोग्राफ़ी जो है एज एन आर्ट, एक तो कवरेज है ना जो रिक्वायर्ड होती है न्यूज़पेपर्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, एक क्रिएटिव आर्ट के तौर पे उसमें आप मुतमईन हैं कि आगे बढ़ रहे हैं लोग? जिस ज़माने में मैं फ़ोटोग्राफी करता था 1964 में, उस ज़माने में 1-2 लेबॉर्ट्रीज थी, फ्यूजी की नहीं थी, एक्वा की भी नहीं थी, कोडेक की भी नहीं थी, लेकिन मैं खुद ही केमिकल ख़रीद के खुद ही प्रोसेस करता था। उसमें भी ये था कि टेम्परेचर बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता था। अगर टेम्परेचर 19-20 भी हो गया तो कलर कहीं से कहीं चले जाते थे। तो लेकिन जब फ्यूजी वगैरह ने लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हैं, जी हाँ। उनका सिलसिला ज़रा बेहतर था, तो वहाँ रिज़ल्ट ज़रा बेहतर आते थे। अच्छा, ये आपने बताया कि आप आइंदा अल्लाह करे कि आप में हिम्मत रहे कि जो मुख्तलिफ चेहरे आपने शूट किए हुए हैं पाकिस्तान के, तो उनमें आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के कौन से खित्ते के लोग हैं जिनके चेहरे फ़ोटोजेनिक होते हैं? लेकिन फ़ोटोजेनिक हर बंदा होता है, आप भी फ़ोटोजेनिक है, ये 3-4 लोग बैठे हैं, सब फ़ोटोजेनिक है, लेकिन आपको एंगल देखना पड़ता है जी जी। कि इनकी शक्ल जो है किस एंगल से अच्छी आती है। अच्छा। ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो इनमें तो नहीं हो सकती, या जो इनकी पर्सनैलिटी है वो आप में नहीं हो सकती, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। दुरुस्त। तो फोटोग्राफर का काम ये है कि वो देख सके। बल्कि मैं जो भी तस्वीर देखता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि ये तस्वीर फ़ोटोग्राफर की है, उसकी है, मतलब सब्जेक्ट के अलावा। जैसे आपकी तस्वीर उतारी है, तो आपकी तस्वीर देख के मुझे पता लग जाएगा ये मियाँ मजीद ने उतारी है, या निसार मिर्ज़ा ने उतारी है, या असद अली ने उतारी है। तो उसके रिफ्लेक्शन जो है ना वो पोर्ट्रेट में नज़र आती थी। अच्छा, ये मसलन ये महमूद साहब जब आए कराची से, ख़ास तौर पे मेरी वो तस्वीर उतारने, पोर्ट्रेट बनाने, तो उन्होंने यहाँ पे हमारा एक बैठक है, तकिया तारुल कहते हैं, मार्टाउन पार्क, तो वहाँ आ गए। वहाँ भी उन्होंने तस्वीरें खींची। जब उन्होंने मुझे प्रिंट दिए तो मैंने देखा कि वो ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने खींची कि एक बहुत सारा दरख्त है वहाँ पे तकिया तारुल में, वो शायद मोलसरी का, वो दरख्त ज़्यादा है और मैं एक कोने में थोड़ी सी मेरे फेस।
तो मैंने उन्हें कहा कि महमूद साहब इसमें तो दरख्त ज़्यादा और मैं कम हूँ। तो कहने लगे कि क्योंकि आपकी नेचर से वाबस्तगी है, आप ट्रेवलॉग लिखते हैं, तो मैंने उस एंगल से इसको आपको शूट Expose किया है किया, कि उसमें नेचर ज़्यादा हो। तो जिस किसी की भी आप पोर्ट्रेट खींचते हैं, ऑब्वियसली उसका जो एनवायरनमेंट है या वहाँ पे के जो फूल पत्ते हैं, दरख्त हैं, उनके हवाले से ही खींचते हैं ना। अच्छा, आप बताएं कि मेरी जो आपने कहा है ना कि हर एक फ़ोटोजेनिक हो सकता है, मेरा कौन सा, अब तो कोई भी नहीं है, मतलब इस उम्र में आगे तो अजीब ही। नहीं, इस उम्र की बात नहीं है, मैं आपको 1964 से जानता हूँ। अच्छा, आप भी मुझे जानते हैं, शायद आप भूल गए हैं, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई नहीं, मैं आपसे। आपके स्टूडियो आया था साहब। हाँ बिल्कुल, गुलबर्ग में जो था। जी हाँ। बिल्कुल। तो आप अब भी फ़ोटोजेनिक हैं, डिस्पाइट योर एज, बहुत फ़ोटोजेनिक है। और मैं अगर उतारूँगा तस्वीर तो ज़ाहिर है कि आपको पसंद आएगी। और मैं ये नहीं करूँगा कि दरख्त बहुत बड़ा ले लूँ, आपको छोटा करूँ। मैं आपकी पर्सनैलिटी को फ़ोटोग्राफ करूँगा। और मैं खैर अब भी आपकी पोर्ट्रेट बहुत अच्छी बन सकती है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ मेरे स्टूडियो, मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर, पोर्ट्रेट बनाऊँगा मैं आपकी, और इंशाल्लाह। देखिएगा आप। बल्कि मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि भाई शायद ज़ैदी मरूम ने मेरी पोर्ट्रेट्स बनाई घर आके, काफ़ी वक्त सर्व किया और मुझे सारी अच्छी लग रही थी। तो वो कह रहे थे कि नहीं, अब इस तरह, मतलब मैं थक गया। तो मैंने कहा ये बाकियों में क्या मसला है, 5-6 इतनी अच्छी हैं। कहने लगे ये बोलती नहीं है। तो उनका कहना था ये था कि जो पोर्ट्रेट है उसको बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, Obvi- कम्युनिकेट करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो कम्युनिकेशन जो है वो असल आर्ट। जी बिल्कुल। जफर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलके और बहुत खुशी हुई। आपके साथ मुलाकात होगी आपके जी स्टूडियो में। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि वो लंबा तूतू वाला कैमरा जो है ना, वो भी है मेरे पास, वो लेकिन मैं रखें, क्योंकि मैं बचपन में हॉस्पिटल रोड पे वो जो जिनके जी वो बिल्कुल। मुंह घुसा के करते जी जी हैं, वहाँ भी बैठ के पीछे ताजमहल के बैकग्राउंड में जी जी मैं तस्वीरें खिंचवाया करता था। बिल्कुल बहुत बहुत करवाते हैं। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मेहरबानी। मिलके Thank you. इतने अरसे के बाद। अल्लाह ताला आपको सेहत दे आमीन। और इस तरह जवान रखे। और मुझे पता है कि आप पहाड़ों में होके आए थे, शायद जैदी भी साथ था, साथ कामरान भी था, और मैं बड़ी हिम्मत की दाद दी थी कि शुक्रिया। बड़ी हिम्मत की बात है कि इस एज में आप इतने माशाल्लाह फिट हैं। थैंक यू।